अगर आपको लगता है कि ईरान की कहानी सिर्फ एक मौत की खबर है तो ठहरिए, क्योंकि जो हुआ है वो केवल एक व्यक्ति का अंत नहीं बल्कि एक ऐसे विचार की परीक्षा है जिसने दशकों तक पूरी दुनिया को चुनौती दी। क्या ये सच है कि एक चेहरे के जाने से पूरा तंत्र हिल जाएगा, या फिर ये आग अब और भड़कने वाली है? आज का वीडियो आपको उस परत के पीछे ले जाएगा जिसे बड़े बड़े विश्लेषक भी खुलकर नहीं कह रहे। अगर आप भू राजनीति की असली चाल समझना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए, क्योंकि आगे जो आप सुनने वाले हैं वो घटनाओं का साधारण विवरण नहीं बल्कि बदलते विश्व समीकरण की धड़कन है। अब शुरुआत करते हैं उस दृश्य से जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। तेहरान की एक मस्जिद के भीतर उमड़ी भीड़ किसी सरकारी आदेश का परिणाम नहीं थी, वो भावनाओं का विस्फोट था। लोग अपने सर्वोच्च नेता को शहीद का दर्जा देने के लिए एकत्र हुए थे। ये दृश्य बताता है कि ईरान केवल एक राजनीतिक इकाई नहीं बल्कि विचारों का रण क्षेत्र है। एक वर्ग ऐसा है जो पश्चिमी प्रभाव और अमेरिकी नजदीकी चाहता है, जबकि दूसरा वर्ग अपने धार्मिक नेतृत्व को राष्ट्र की आत्मा मानता है। यही विभाजन इस समय सबसे बड़ा सच बनकर सामने आया है। जिन लोगों की आंखों में आंसू थे वे कैमरे के लिए अभिनय नहीं कर रहे थे, उनके लिए ये व्यक्तिगत क्षति थी। यही कारण है कि इस घटना ने केवल ईरान के भीतर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी गूंज पैदा कर दी। ये समझना जरूरी है कि ये कहानी अचानक शुरू नहीं हुई। दशकों पहले जब ईरान में इस्लामिक क्रांति आई तब एक नई युग की नींव रखी गई थी। उस दौर से पहले ईरान को आधुनिक था और पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव के लिए जाना जाता था। तेहरान और बेरूत जैसे शहर सांस्कृतिक चमक के प्रतीक थे, लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद देश की दिशा पूरी तरह बदल दी गई। नए नेतृत्व ने यह स्पष्ट कर दिया कि राष्ट्र की पहचान धार्मिक सिद्धांतों से तय होगी, न कि पश्चिमी मानकों से। उसी वैचारिक आधार पर सर्वोच्च नेता की भूमिका स्थापित हुई, जो केवल राजनीतिक प्रमुख नहीं बल्कि धार्मिक संरक्षक भी था। समय के साथ ये पद इतना शक्तिशाली बन गया कि निर्वाचित सरकारें भी उसके सामने सीमित दिखने लगीं। राष्ट्रपति आते जाते रहे, लेकिन असली पहचान उसी नेतृत्व से जुड़ी रही जिसने व्यवस्था की बुनियाद को थामे रखा। यही कारण है कि जब उनके निधन की खबर आई तो सवाल केवल उत्तराधिकारी का नहीं था बल्कि उस वैचारिक निरंतरता का था जिसे उन्होंने स्थापित किया। बताया जाता है कि स्वास्थ्य बिगड़ने के संकेत मिलते ही आंतरिक स्तर पर उत्तराधिकारी की प्रक्रिया पहले ही तय कर ली गई थी ताकि सत्ता शून्य की स्थिति न बने। ये कदम दर्शाता है कि व्यवस्था आकस्मिक संकट के लिए तैयार थी। अब बात करते हैं उस भू राजनीतिक परिदृश्य की जिसने हालात को और जटिल बना दिया। क्षेत्र में पहले से तनाव मौजूद था। इजरायल और ईरान के बीच परोक्ष टकराव लंबे समय से जारी था। हालिया घटनाओं में हवाई हमलों और मिसाइल प्रहारों ने इस संघर्ष को खुली चुनौती में बदल दिया। जब क्षेत्रीय ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई की खबरें आने लगीं, तब स्पष्ट हो गया कि ये केवल दो देशों का विवाद नहीं बल्कि व्यापक शक्ति संतुलन की लड़ाई है। खाड़ी के कई देशों ने पहले तटस्थता बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन जब हमलों की आंच उनके करीब पहुंची तो समीकरण बदलने लगे। दुबई जैसे आर्थिक केंद्रों के आसपास ड्रोन और धमाकों की सूचनाएं फैलते ही वैश्विक बाजारों में चिंता की लहर दौड़ गई। बहरीन, कतर, जॉर्डन और अन्य स्थानों से आती खबरों ने यह संकेत दिया कि संघर्ष सीमित दायरे में नहीं रहेगा। किसी भी आर्थिक राजधानी में अस्थिरता पैदा करना वैश्विक व्यापार को सीधे प्रभावित करता है। यही वो बिंदु है जहां रणनीति केवल सैन्य नहीं रहती बल्कि मनोवैज्ञानिक और आर्थिक आयाम भी जोड़ लेती है। भय का वातावरण निवेश और स्थिरता दोनों को चोट पहुंचाता है। अमेरिका के लिए ये स्थिति दोहरी चुनौती है। एक ओर वो अपने सहयोगियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहता है, दूसरी ओर सीधे व्यापक युद्ध में उलझना भी उसके हित में नहीं। यही कारण है कि हर कदम नाप तौल कर उठाया जा रहा है। परंतु यहाँ सबसे अहम प्रश्न ये है कि क्या किसी व्यक्ति के हट जाने से उस विचारधारा का प्रभाव कम हो जाएगा जिसने पूरे तंत्र को आकार दिया। इतिहास बताता है कि विचार अक्सर व्यक्तियों से अधिक स्थायी होते हैं। जब किसी नेता को शहीद का दर्जा दिया जाता है तो उसके समर्थकों में भावनात्मक ऊर्जा और भी प्रबल हो सकती है। ईरान के भीतर घोषित राष्ट्रीय शोक और धार्मिक अनुष्ठानों ने यह संदेश दिया कि नेतृत्व केवल राजनीतिक संरचना का हिस्सा नहीं बल्कि आध्यात्मिक प्रतीक भी था। इसी वजह से इस घटना को साधारण सत्ता परिवर्तन के रूप में नहीं देखा जा सकता। ये उस व्यवस्था की परीक्षा है जिसने स्वयं को बाहरी दबावों के सामने झुकने से इनकार किया था। आने वाले समय में यह स्पष्ट होगा कि नया नेतृत्व उसी कठोर रुख को अपनाएगा या किसी नई रणनीतिक दिशा की ओर बढ़ेगा। इस पूरे घटनाक्रम में एक और पहलू ध्यान देने योग्य है। मध्य पूर्व के देश अब पहले जैसे एक मत नहीं रहे। कुछ देश खुले समर्थन में हैं, कुछ चुपचाप दूरी बनाए हुए हैं और कुछ अपने आर्थिक हितों को प्राथमिकता दे रहे हैं। इस बहुस्तरीय समीकरण में हर देश अपनी सुरक्षा, ऊर्जा आपूर्ति और वैश्विक संबंधों को ध्यान में रखकर कदम उठा रहा है। परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय राजनीति शतरंज की बिसात बन चुकी है, जहां हर चाल का प्रभाव दूर तक जाता है। कुल मिलाकर यह अध्याय अभी समाप्त नहीं हुआ है।
जो दृश्य मस्जिदों में दिखे, जो मिसाइलों की आवाजें सुनाई दी और जो कूटनीतिक बयान सामने आए, वे सभी एक बड़े परिवर्तन की भूमिका लिख रहे हैं। आने वाले दिनों में यह तय होगा कि तनाव ठंडा पड़ता है या नई दिशा लेता है। फिलहाल इतना स्पष्ट है कि ये केवल एक खबर नहीं, बल्कि उस वैचारिक संघर्ष का नया मोड़ है जिसने दशकों से क्षेत्र की राजनीति को आकार दिया है। ये कहानी आगे किस दिशा में जाएगी, यही आने वाला समय बताएगा और हम उसके हर मोड़ पर आपको सटीक विश्लेषण के साथ अपडेट करते रहेंगे। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये पूरा घटनाक्रम केवल क्षेत्रीय तनाव तक सीमित रहेगा या फिर विश्व राजनीति के बड़े नक्शे पर नई रेखाएं खींच देगा। क्योंकि जब किसी ऐसे नेता का अंत होता है जिसने दशकों तक एक वैचारिक ढांचे को मजबूती दी हो, तब उसका प्रभाव सीमाओं से बहुत दूर तक जाता है। ईरान के भीतर जो भावनात्मक उबाल दिख रहा है वो केवल शोक नहीं है, वो एक प्रकार की सामूहिक प्रतिज्ञा भी है। धार्मिक नेतृत्व को शहीद का दर्जा देना केवल सम्मान नहीं, बल्कि उस विचारधारा को और गहराई से स्थापित करना है। यही कारण है कि विरोधी शक्तियां ये समझती हैं कि ये संघर्ष केवल सैन्य नहीं बल्कि वैचारिक है, और वैचारिक लड़ाइयां लंबी चलती हैं। मध्य पूर्व का संतुलन पहले ही नाजुक था। ऊर्जा मार्ग, समुद्री व्यापार, सामरिक ठिकाने और धार्मिक पहचान, इन सब का मिश्रण इस क्षेत्र को संवेदनशील बनाता है। हाल की घटनाओं में जिस प्रकार जवाबी कार्रवाइयों की सूचनाएं सामने आईं, उससे ये स्पष्ट हो गया कि किसी एक देश को अलग करके नहीं देखा जा सकता। खाड़ी क्षेत्र के कई देशों ने वर्षों तक संतुलन साधने की कोशिश की, लेकिन जब खतरे की आहट उनके द्वार तक पहुंची, तब उनकी रणनीति बदलती दिखाई दी। आर्थिक केंद्रों के आसपास असुरक्षा का माहौल बनना केवल स्थानीय चिंता नहीं, बल्कि वैश्विक बाजारों के लिए संकेत है कि अस्थिरता का दायरा बढ़ सकता है। इस पूरे घटनाक्रम में इजरायल और अमेरिका की भूमिका भी लगातार चर्चा में है। इजरायल लंबे समय से ईरान की गतिविधियों को अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानता रहा है, वहीं अमेरिका अपने सहयोगियों की रक्षा और अपने सामरिक हितों के बीच संतुलन साधता दिखाई देता है। लेकिन सबसे जटिल स्थिति तब बनती है जब प्रत्यक्ष युद्ध से बचते हुए परोक्ष दबाव बढ़ाया जाता है। हवाई हमले, मिसाइल चेतावनियां, ड्रोन गतिविधियां और साइबर रणनीतियां, ये सब आधुनिक संघर्ष के नए आयाम हैं। ऐसे में ये तय करना कठिन हो जाता है कि वास्तविक सीमा कहां खींची जाए। ईरान के भीतर उत्तराधिकारी की प्रक्रिया पहले से तय होने की खबरों ने ये संकेत दिया कि सत्ता शून्य की स्थिति पैदा नहीं होने दी जाएगी। ये कदम व्यवस्था की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए था। यदि नया नेतृत्व उसी कठोर रुख को अपनाता है तो क्षेत्रीय तनाव और गहरा सकता है, लेकिन यदि रणनीति में लचीलापन आता है तो कूटनीतिक संवाद की संभावना भी बन सकती है। यही वो बिंदु है जहां आने वाले महीनों की दिशा तय होगी, क्योंकि शक्ति का प्रदर्शन एक सीमा तक प्रभावी होता है, उसके बाद संवाद ही स्थायी समाधान का मार्ग बनता है। दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं भी इस स्थिति पर पैनी नजर रखे हुए हैं। तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव, निवेशकों की सावधानी और मुद्रा बाजार की प्रतिक्रिया इस बात का संकेत देती है कि भू राजनैतिक हलचल का सीधा असर आर्थिक स्थिरता पर पड़ता है। यदि संघर्ष लंबा खिंचता है तो आपूर्ति श्रृंखलाएं प्रभावित होंगी और वैश्विक महंगाई पर दबाव बढ़ सकता है। यही कारण है कि कई देश खुलकर पक्ष लेने से बचते हुए पर्दे के पीछे कूटनीति में सक्रिय हैं। सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि किसी भी विचार को समाप्त करना आसान नहीं होता। इतिहास गवाह है कि जब किसी नेता को प्रतीक बना दिया जाता है तो उसका प्रभाव उसके जीवन काल से भी आगे बढ़ जाता है। ईरान के भीतर धार्मिक और राष्ट्रीय भावनाओं का मेल इस घटना को और संवेदनशील बना देता है। ये केवल राजनीतिक समीकरण नहीं, बल्कि पहचान का प्रश्न बन जाता है, और जब पहचान दांव पर हो तब निर्णय भावनाओं और रणनीति दोनों से संचालित होते हैं। आने वाले समय में हमें 3 संभावित दिशाएं दिखाई देती हैं। पहली दिशा ये कि सीमित संघर्ष के बाद सभी पक्ष पीछे हट जाएं और तनाव धीरे धीरे कम हो। दूसरी दिशा ये कि परोक्ष टकराव लंबे समय तक जारी रहे, जिससे क्षेत्र लगातार अस्थिर बना रहे। और तीसरी दिशा ये कि कोई अप्रत्याशित घटना व्यापक युद्ध का कारण बन जाए। फिलहाल संकेत मिश्रित हैं और हर पक्ष अपने कदम सोच समझ कर रख रहा है। लेकिन एक बात स्पष्ट है, ये अध्याय अभी समाप्त नहीं हुआ। ये केवल एक मोड़ है जिसके आगे की कहानी दुनिया की शक्ति संरचना को नया आकार दे सकती है। हमें देखना होगा कि क्या नया नेतृत्व संवाद का रास्ता चुनेगा या फिर सख्त रुख जारी रहेगा। क्या क्षेत्रीय देश सामूहिक सुरक्षा ढांचा मजबूत करेंगे या अपने अपने हितों के अनुसार अलग राह चुनेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये विश्लेषण गहराई से समझ आया और आप ऐसे ही भू राजनीतिक विषयों पर सटीक और निर्भीक चर्चा चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है, आगे की दिशा क्या होगी। आपका एक कमेंट अगली चर्चा का आधार बन सकता है। हम लगातार आपको हर नए मोड़ की जानकारी देते रहेंगे, क्योंकि बदलती दुनिया को समझना आज सबसे बड़ी जरूरत है।